हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट अगस्त में जो हमारा पेपर हुआ था उसके हम पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते थे कि अगर आप है ना बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, सोशल आइसोलेशन, टेंजिबल रिवॉर्ड्स एंड पीयर कोलैबोरेशन। तो अगर आपने लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा है, उनकी थियोरी के बारे में पढ़ा है, उनकी थियोरी का नाम था सोशियो कल्चरल थियोरी। ठीक है, उन्होंने 3 बातों को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। वो कहते थे लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी आपको सबको सिखाने में आपकी मदद करते हैं। तो उनको लगता था आप है ना लोगों से बहुत कुछ सीखते हो, कोलैबोरेशंस के थ्रू आप बहुत कुछ सीखते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीयर कोलैबोरेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी उन्होंने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही पूछा, लेकिन ये उनके स्पीच के बारे में वो क्या कहते थे। तो वो इनर स्पीच के बारे में क्या कहते थे कि ये एक तरीका है अपनी थॉट्स को रेगुलेट करने का बच्चों में, ये डेवलपमेंट डिले को शो करता है, ये कम्युनिकेशन शो करता है एक इमेजिनरी फ्रेंड के साथ, और एक ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है। ठीक है, तो आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो आपस में ही है ना, उनके रूम में कोई ना भी हो ना तो भी वो खुद से बात करते रहते हैं, अपने टॉयज के साथ खेलते खेलते बात करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्पीच बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना 3 टाइप की स्पीच दी थी। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, साइलेंट स्पीच। ठीक है, तो वो इनके बारे में क्या कहते थे। तो लेव वाइगोत्स्की है ना इनर स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। आप भी है ना लाइफ में जब किसी प्रॉब्लम में होते हो तो कभी कभी है ना आप लोगों के सामने नहीं बोल रहे होते, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपने आप से खुद से बात कर रहे होते हैं ना। तो वो क्यों होता है, तो वो एक तरीका होता है अपनी थॉट्स को रेगुलेट करने का। ठीक है, तो वो इनर स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। एक इंसान थे जिन्होंने बोला था कि ये जो इनर स्पीच होती है ना ये कुछ नहीं है, ये ईगो है, बच्चे के अंदर है ना बहुत ईगो है। तो ऐसा किसने कहा था, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो इनर स्पीच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी थॉट्स को रेगुलेट करने में, बच्चे की थॉट को रेगुलेट करने में वो बहुत हेल्प करती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी है लेव वाइगोत्स्की से। अब मैंने है ना इन क्वेश्चंस को अरेंज इस लेवल में किया है कि पहले है ना हम लेव वाइगोत्स्की के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या क्या कहा था, उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि भाषा से आपके दिमाग की विकास होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होते हैं एक दूसरे पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को फर्क डालते हैं, लेकिन आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फर्क नहीं डालते हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। तो लेव वाइगोत्स्की ना ऐसा कहते थे कि पहले ना आप लैंग्वेज सीखते हो और उससे ना आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सोसाइटी से आप पहले बहुत कुछ सीख रहे होते हो, उनमें से एक फैक्टर होता है लैंग्वेज। ठीक है, जो आप कभी स्कूल नहीं जाते उससे पहले भी आपको लैंग्वेज बोलनी आती है, क्योंकि आप अपने घर वालों को देख के, सोसाइटी को देख देख के पहले ही बहुत कुछ सीख चुके होते हो। तो उनका मानना था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा के का जो विकास है वो आपके दिमागी विकास करने में मदद करता है। उसके बाद है ना लॉरेंस कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि कौन से लेवल पे है वो बच्चा जो ये मानता है कि बच्चों को है ना दूसरों दुनिया लोगों को है ना सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीना चाहिए और गुड देखना चाहिए, यानी कि है ना सब उनकी तारीफ करे। ठीक है, लोगों को ऐसे जीना चाहिए कि कुछ भी बुरा ना लगे, किसी को भी सोसाइटी में है ना सब कुछ गुड लगे। तो वो कौन से लेवल पे है, प्री ऑपरेशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एंड प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो अगर आपने लॉरेंस कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 लेवल्स है और 6 स्टेजेस है। ठीक है, तो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल एंड थर्ड लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो अगर आपने इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है, मैंने ये थ्योरी आपको करा भी रखी है, तो इसका आंसर है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल का जो पहला लेवल होता है उसमें है ना गुड बॉय गुड गर्ल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद है ना कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, कैरल ग्लीगन नाम की एक लेडी थी, उन्होंने ना इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। तो उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया था, क्या रीजन थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने केस स्टडी को एज रिसर्च मेथड यूज किया कोलबर्ग ने, इसलिए उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया। उन्होंने है ना जेनेटिक फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी, इसलिए क्रिटिसाइज किया। सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने उसे क्रिटिसाइज किया, या फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो अगर आपने इस थियरी को पढ़ा है और इसके क्रिटिसिज्म को भी पढ़ा है, मैंने आपको इसका क्रिटिसिज्म भी बताया था। तो कैरल ग्लीगन ना ऐसा मानती थी, उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इस थियरी के को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि कैरल ग्लीगन का ऐसा मानना था जो वुमेन होती है, जो गर्ल्स होती है, उनके अंदर है ना एक केयरिंग नेचर होता है। ठीक है, और इस फैक्टर को है ना बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था कोलबर्ग ने। ठीक है, कि वो तो नेचुरली बहुत ही केयरिंग होती है।
तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से कैरल गिलिगन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। तो आपको है ना लेव-वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग की थ्योरी, दोनों थ्योरीज आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट थ्योरी है जीन पियाजे की, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो वो क्वेश्चन है डायरेक्टली लिखे, यहाँ पे आंसर्स में जीन पियाजे लिखा हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। तो उन्होंने ना एक बच्चे की बात कर रहे हैं, 4 साल की एक बच्ची है अपर्णा, जो ऐसा कहती है कि जो बटन है उसकी शर्ट का वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी शर्ट को है ना टाइटली टुगेदर बांधने में मदद करता है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने स्टेजेस दिए, उन्होंने बोला कि उसकी थिंकिंग कौन से स्टेज पे है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, सेंट्रेशन, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग एंड एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, आपको पता है उन्होंने 4 स्टेजेस दिए अपनी थ्योरी की, और उन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर है ना एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है जब बच्चा है ना ऐसा सोचता है कि जो चीज़ जिंदा नहीं है ना उसको वो जिंदा मानता है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को नोटिस किया है, अगर उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है, ठीक है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसको चोट लग गई होगी, या फिर उसको है ना अगर चींटी या वो गिर जाता है तो हम उसको ऐसे बोलते हैं ना अभी हम टेबल को थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, और आप झूठ मूठ में टेबल को थप्पड़ मारोगे तो वो खुश हो जाता है। तो आपको लगता होगा कि अरे बच्चा है कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए है ना वो टेबल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो जिंदा है। और इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग बुलाते हैं, ठीक है। जब हमें ना नॉन लिविंग थिंग्स भी जिंदा लगती हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग बुलाते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशनल थॉट जो है जीन पियाजे की ये एक स्टेज है, उन्होंने बोला कि बच्चों के अंदर है ना ऐसा होता है कि वो एक एस्पेक्ट पे तो ध्यान देते हैं लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। तो वो कौन उनके अंदर किस वजह से ऐसे होता है, ट्रांसडक्शन की वजह से, डिसेंट्रेशन की वजह से, कॉजेशन की वजह से, सेंट्रेशन की वजह से। तो अगर आपने इस थियरी को बहुत ध्यान से पढ़ा तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रेशन में क्या होता है ना, इसका आंसर सेंट्रेशन है। अब इसका आंसर सेंट्रेशन क्यों होता है, बच्चे के अंदर है ना सेंट्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप उस बच्चे को है ना घर से पार्क लेके गए तो उसे ये तो पता है कि घर से पार्क आने का रास्ता ये है। अगर आप उसको कहोगे ना घर वापस आ जाना तो वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट समझता है, उसे लगता है घर से पार्क आने का एक रास्ता है और घर पार्क से घर जाने का कोई दूसरा रास्ता होगा, ठीक है। अगर वो दोनों एस्पेक्ट को समझता तो हम उसे कहते हैं डिसेंट्रेशन। लेकिन बच्चे के अंदर क्योंकि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को वो समझ पा रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, सेंट्रेशन की प्रॉपर्टी है, जब वो एक एस्पेक्ट को समझता है और दूसरे को इग्नोर कर देता है। जीन पियाजे की थ्योरी, लेव-वाइगोत्स्की की थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी, ये वो 4 थ्योरीज है जिनसे सीटेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी ज़रूर पढ़नी है और मैंने एक सिंगल वीडियो भी बनाया है इन चारों थ्योरीज के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आती है देखो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने ना मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। अब मेरे को ये बताइएगा कमेंट्स में कि इनके अकॉर्डिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स की होती है, यानी कि कितने टाइप के इंटेलिजेंस इन्होंने बताए थे। तो इन्होंने कहा कि जो एक फिलोसोफर है उसके पास कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होगी, और जो एक मूर्तिकार है, स्कल्पचर जिसको हम बुलाते हैं, उसके पास कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होगी। तो इंटरपर्सनल और लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल और स्पाशियल, लिंग्विस्टिक एंड इंटरपर्सनल, स्पाशियल एंड इंटरपर्सनल। तो आपको पता है जो फिलोसोफर होता है ना, ये वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझता है, तो उसके अंदर है ना इंट्रापर्सनल की एबिलिटीज होती है। और जो स्कल्पचर होता है, मूर्तिकार होता है, वो एक पत्थर को देख के है ना ये इमेजिन कर लेता है कि मुझे इस पत्थर से है ना एक बहुत सुंदर मूर्ति बनानी है। तो उसके अंदर है ना स्पेस को लेके बहुत ही अच्छी उसकी इमेजिनेशन है, तो उसके अंदर स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होती है, ठीक है। और इंटरपर्सनल हम किसको बुलाते हैं, इंटरपर्सनल हम उन लोगों को बुलाते हैं जो ना दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनके अंदर ऐसी इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। और जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, खुद के बारे में जिन्हें बहुत ज्ञान होता है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जिन्हें स्पेस के बारे में बहुत नॉलेज होती है, जैसे कि आर्किटेक्ट्स, जैसे कि एरोप्लेन के पायलट्स और मूर्तिकार, ठीक है, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, इनके अंदर स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक एबिलिटीज किनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जो ना बहुत अच्छे वक्ता होते हैं बोलने में ना, जब वो बोलेंगे तो आप है ना बस सुनते ही रह जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी देर से वो बोले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर कौन सी एबिलिटीज होती है, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज होती है। और वो है ना ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोफेशन में कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस हाई होगी, ठीक है। मैंने ये थ्योरी भी आपको करा रखी है। क्वेश्चन है, चिल्ड्रन जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली सीखता है अगर कॉन्सेप्ट कैसे प्रोसीड करे, रैशनल टू एम्पेरिकल जाए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाए, जनरल टू स्पेसिफिक जाए, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाए। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको ये टॉपिक कराया है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो आपको मैंने उसमें बताया था कि हम है ना
एम्पेरिकल टू रैशनल जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं और कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है जनरल टू स्पेसिफिक। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो बस इसको अपोजिट करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम एम्पेरिकल टू रैशनल जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, ठीक है, और जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो सही है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लर्निंग का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, आपके जो पीयर्स है, आपके जो साथ में क्लास में जो लोग आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ आपका कंपटीशन बढ़े, आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाए। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि आप रट्टू तोता बन जाए, आप बहुत अच्छे से सारे के सारे फैक्ट्स याद रख ले, ठीक है, और आप रोड रिहर्सल में बहुत ही अच्छे हो जाए। तो आपको पता है लर्निंग का है ना बहुत ही पॉजिटिव, लर्निंग एक पॉजिटिव चीज़ है, उसमें है ना हमेशा बहुत बड़ा गोल होता है हमारा। तो हमारा गोल क्या है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जहाँ आप रटी रटाई बातें नहीं जानते, आप है ना खुद का दिमाग भी अप्लाई करोगे। आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप है ना उसके खुद के पॉसिबल सॉल्यूशंस भी ढूंढोगे। आप बस ये नहीं सोचोगे कि अच्छा ठीक है मुझे तो क्लास में ये पढ़ाया गया था। आपको पता होगा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों में है ना लर्निंग स्टाइल जो होता है हर बच्चे का बहुत अलग होता है। अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, कुछ लोग होता है जिन्हें सुबह पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग होता है जिन्हें लेट नाइट पढ़ना बहुत पसंद है, कुछ लोग होता है जिनको वीडियो देख के पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग होता है उन्हें बुक से पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो ये सब कुछ क्या है, वेरिएबिलिटी है, ठीक है। तो इसको एक बैरियर की तरह देखना चाहिए कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रुकावट डालता है, ठीक है। इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ध्यान में लेना चाहिए, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए और इसको ह्यूमन डाइवर्सिटी के रिफ्लेक्शन की तरह देखना चाहिए। इसको इग्नोर कर देना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हमें ना एक ही लर्निंग स्टाइल रखे पूरी क्लास को पढ़ाने का, सबको पढ़ाने का हम एक ही तरीका यूज़ करें। तो आपके अकॉर्डिंग इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा। तो देखो इसका बेस्ट आंसर है कि हमें ना इसकी बहुत वैल्यू करनी चाहिए और इसको है ना हमें रिफ्लेक्शन की तरह देखनी चाहिए। अगर मैं सबसे ये उम्मीद करने लगूँ कि वो है ना बस बुक में एक बार सुने और उनको समझ आ जाए। कुछ लोग होते हैं एक बात को 3 बार पढ़ते हैं तो उनको समझ आती है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक बार समझते हैं तो उनको समझ आ जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियो से पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑडियो सुन के पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करके देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये है ना लर्निंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है और इस चीज़ को है ना हमें बहुत वैल्यू करनी चाहिए। इसलिए है ना टीचर्स को भी है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए क्लास में पढ़ाने की। ये नहीं है कि आप हमेशा एक ही मेथड से सारे टॉपिक्स पढ़ा दे रहे हो। उसके बाद है ना इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो लर्निंग में हमारी मदद नहीं करता है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन करना, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, कैटेगराइजेशन करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। देखो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। सोचिए मैंने आपको लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ाई, मैंने उसको आपको उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसके क्वेश्चंस आपको करा दिए, तो आपका कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया, ये तो आपकी लर्निंग में मदद करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना। सोचिए मैं आपको ना एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसी में मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाने लग जाएगी और मैंने ना पूरी खिचड़ी बना दी तो आप समझ पाओगे। लेकिन अगर मैंने एक थ्योरी एक पॉइंट पे कंप्लीट कराई, फिर एक दूसरा टॉपिक लिया उसको कंप्लीट कराया, ऑर्गेनाइज किया अपने लेक्चर्स को, तो आप उनको देखना पसंद करोगे। या फिर जिसने कभी एक लाइन किसी और टॉपिक की पढ़ाई, मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ हावर्ड गार्डनर की एक लाइन पढ़ाऊँ, उसके बाद आपको लेव वाइगोस्की का एक क्वेश्चन करा दूँ, फिर ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो वो काम किसी को भी पसंद नहीं आता। अगर आपके टीचर ने आपको एक असाइनमेंट बनाने को दिया और आपने ना उस असाइनमेंट का है ना फ्रंट का पेज, इंट्रोडक्शन का पेज लास्ट में लगा दिया, ठीक है, कंक्लूजन का पेज पहले लगा दिया, तो आपकी टीचर आपके सारे मार्क्स कट कर देगी कि नहीं कर देगी। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होती है तो ही लर्निंग आसान बनती है। कैटेगराइजेशन करना क्या इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइजेशन का मतलब होता है जब आप है ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं चीज़ों को। तो है ना मैथ्स की क्लास में अगर आपको मैथ्स के बजाय जीके पढ़ाने लग जाए, ठीक है, आपसे बोला जाए कि आज आपका है ना जीके का बुक लेके आनी है आपको, ठीक है, आप जीके की बुक लेके आए लेकिन मैंने आपको हिंदी पढ़ानी शुरू कर दी और आज के दिन आपका हिंदी का कोई पीरियड ही नहीं होता, तो मैंने कैटेगराइज नहीं किया ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन ये सब हमारी लर्निंग में मदद करता है, लेकिन डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन करना हमारी मदद नहीं करता है लर्निंग में। तो उन्होंने पूछा है कि इन्फेंसी में जब बच्चा है ना 0 to 2 ईयर्स का होता है, जिसको हम इन्फेंट बुलाते हैं, उस टाइम कौन सी सोशलाइजेशन होना चाहिए और अर्ली चाइल्डहुड में कौन से टाइप का सोशलाइजेशन होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखो
हमारा जो एक टॉपिक है सोशलाइजेशन, जो मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो सोशलाइजेशन है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी पे ज़रूर आता है। तो आपको ने अगर वो क्लास देख रखी है तो आपको पता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा इन्फेंसी में होता है, जिसको फैमिली कर रही होती है, और उसके बाद है ना हमारे अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो इन्फेंट होता है वो सिर्फ है ना मोस्टली सब कुछ प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू सीखता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है बच्चा, 0 to 2 ईयर्स का है, तो वो सारा टाइम मोस्टली अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशलाइजेशन, ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब आप गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर है ना थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटीज़ है, वो किसी चीज़ को ना थोड़ा ज़्यादा जल्दी करते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको है ना बहुत ही रैपिड, अनयूजुअली रैपिड पेस पे करिकुलम करा रहे हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इमर्शन बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, एनरिचमेंट बोलेंगे। तो आप है ना बाकी ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन एक्सेलरेशन एंड एनरिचमेंट में है ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन आपको पता है ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो अगर आप बहुत तेज़ी से कुछ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सेलरेटर आपने दबाया और आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना रैपिड पेस की बात हो रही है, तो जब हम रैपिड पेस से कुछ कराते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सेलरेशन बुलाते हैं। और एनरिचमेंट का मतलब होता है आप उन्हें है ना किसी टॉपिक पे उनकी नॉलेज बहुत हाई है, आपने उन्हें और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा मटेरियल ला के दिया जिससे पढ़ के उनकी और नॉलेज इंक्रीज होए, उस टॉपिक को हम बोलते हैं एनरिचमेंट करना। सोचिए एक थ्योरी थी, वो आपको है ना बहुत अच्छे से आती थी, और मैंने आपको है ना उसके बारे में और अच्छे 5 फैक्ट्स बताए, तो मैंने क्या किया? मैंने आपकी नॉलेज को इनरिच किया, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वेरिएबिलिटी होती है, हर बच्चा है ना अलग अलग पेस से सीखता है, अलग अलग मेथड से सीखता है। तो जब है ना मैं अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको पता है लर्निंग डिसेबिलिटी का हमारा एक टॉपिक है, वहां से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि डिसग्राफिया कैसी लर्निंग डिसेबिलिटी है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आप है ना अटेंशन नहीं दे पाते और आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही इंपल्सिव होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आप एकदम से कुछ भी बिहेव करने लग जाते हो। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ना आपको लेटर्स बनाने में, शेप्स ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्पीच डिसऑर्डर है, इसमें ना आप तुतला कर बोलते हो, ठीक है। आप है ना आपकी जो आवाज़ का प्रवाह है वो एकदम सही नहीं है, यानी कि आप है ना अटक अटक कर बोलते हो, ठीक है। लोकोमोटर डिसऑर्डर है जिसमें ना आपकी ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट है, यानी कि आप है ना कोई चीज़ उठाना चाहते हो अपने हाथ से, लेकिन आपकी बॉडी, आपके हैंड्स, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स आपकी मदद नहीं करती है। तो अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा है तो मैंने आपको बताया है कि डिसग्राफिया, ग्राफ्स पे आप लिखते हो, तो ये कैसा डिसऑर्डर है जहाँ पे आपको है ना लिखने में दिक्कत आती है, आपको लेटर्स के बारे में, शेप्स के बारे में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? डिसग्राफिया बुलाते हैं। तो ये है ना असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। तो असर्शन का मतलब होता है उन्होंने एक बात कही है, फिर उसका रीजन बताया है, और आपको ये बताना है कि ये बात सही है, दोनों बातें सही है, दोनों बातें गलत है। सही है तो क्या ये इसका करेक्ट रीजन है? तो इन्होंने बोला कि जब आप बच्चों में ना क्रिटिकल थिंकिंग को फैसिलिटेट करना चाहते हो, तो टीचर को क्या करना चाहिए? डाइवर्स सिचुएशंस और डिफरिंग पर्सपेक्टिव से उनको एक्सपोज करना चाहिए, यानी कि ना आपको अलग अलग सिचुएशन देनी चाहिए बच्चों को, बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनको मिलवाना चाहिए। इसका रीज़न उन्होंने दिया है कि स्टूडेंट जो है उनकी एबिलिटी है ना क्रिटिकली सोचने की बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है जब वो है ना डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि असर्शन सही है बट रीजन गलत है। दोनों सही है बट आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, ठीक है, दोनों गलत है। और उसके अलावा ए एंड आर ट्रू है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप जानते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ही इंक्रीज होता है जब हम डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं। अगर आप है ना हमेशा अपने ही जैसे लोगों से मिलते रहेंगे, सिर्फ अपने ही जैसे लोगों से बात करते रहेंगे, तो आपकी जो थिंकिंग है ना वो कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन जब आप है ना अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले लोगों से मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के नॉलेज के लोगों से मिलते हैं, तो आपकी जो क्रिटिकल एबिलिटीज़ है वो बहुत इंक्रीज होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो ये क्वेश्चन है ना टफ नहीं है, हमें ऐसा लगता है सीटेट बहुत टफ क्वेश्चन देता है। देखो उसने है ना इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा सा कर दिया, तो आपको है ना इसको देख के ऐसा लग रहा होगा कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, मुझे ये आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मेरा आंसर सही है कि, तो आपको ना थोड़ा सा सोचना है कि क्या आपको लग रहा है ये असर्शन इस बात को प्रूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक। उसके बाद है ना 17 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक अच्छा तरीका है अगर आप बच्चों के अंदर है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब होता है जब है ना बच्चों को सिर्फ आप रटी रटाई बातें नहीं
सिखा रहे हो, आप है ना ये चाहते हो कि बच्चों के अंदर है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, यानी कि कल को है ना लाइफ में एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और वो उसका है ना एक सोल्यूशन ढूंढ पाए, वो ये ना कहे कि हमें तो बुक्स में कभी ये बात पढ़ाई नहीं गई है, ठीक है। तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज देना ब्रेनस्टॉर्म करने की और इंट्यूटिव गैस करने की, यानी कि उनको है ना सोचने देना कि बताओ क्या सोल्यूशन हो सकता है इस बात का। उन्हें पहले से ही किसी भी बात का, जो भी प्रॉब्लम आपने दिया है उसका रेडीमेड सॉल्यूशन बता देना, ठीक है। जैसे कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चों को वो सॉल्व करा देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिस्करेज करना, ठीक है, यानी कि जो भी वो सोच रहे हैं ना उसको, उनका जैसे मैंने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब उन्होंने कोई दिया और मैंने बोल दिया नहीं ये बात है ना गलत है, जो बस मैं कह रही हूँ उस बात पे ध्यान दो, क्या ये सही तरीका है। उन्हें ना डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स से दूर रखना, ये सोचना कि अरे नहीं आप है ना डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे ध्यान ही मत दो, ये आपके एग्जाम में आने ही नहीं वाली है। ऐसा कह देते हैं ना कुछ टीचर्स कि अरे ये वाला क्वेश्चन आप कर ही क्यों रहे हो, ये तो कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सबसे बेटर तरीका है, तो आपको पता है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसी में भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप रेडीमेड सॉल्यूशन तो उनको बिल्कुल नहीं दोगे, आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिस्करेज बिल्कुल नहीं करोगे, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स अवॉइड करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका बेस्ट आंसर है गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेस, ठीक है। उसके बाद आता है 18th क्वेश्चन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस बात पे ध्यान देती है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है जिसमें है ना आप करके सीखते हो, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हो, एक्टिविटी करके सीखते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग जो है वो एक प्रोडक्ट है, प्रोसेस नहीं है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे ध्यान देता है, ठीक है। टीचर जो बच्चों को कंट्रोल करना चाहती है उस इस बात पे फोकस करता है और रीइंफोर्समेंट पे फोकस करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ना वो प्रोसेस है, लर्निंग कभी भी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकती। इवन जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना तो ये भी प्रोडक्ट नहीं है, मुझे सारे नॉलेज नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मैं आपसे सीखूंगी, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आप मुझसे सीखोगे। तो लर्निंग हमेशा एक प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है लर्निंग। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब है ना आप विचार करते हो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे आपने ना कोई एक्सपेरिमेंट किया, टीचर ने आपको बहुत बार वो बुक में पढ़ा रखा है, लेकिन जब आप खुद करके देखोगे ना तो आपके अपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस बनेंगे, इन्फेरेंसेस बनेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करने के बारे में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, ठीक है। तो जब हम कोई भी चीज़ खुद फेस करते हैं उससे हमें कुछ अलग ही सीखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बुक में लिखा हो, ठीक है। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे बहुत ध्यान देता है कौन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन है, फिर से असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला कि असर्शन दिया है उन्होंने कि जो एक टीचर है उसे ना एक मीनिंगफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें है ना सारे बच्चे है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सारे के सारे बच्चे इंगेज फील करें, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने रीजन क्या दिया कि जो सारे बच्चे होते हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं और लर्निंग के कैपेबल होते हैं। तो आपको पता है मोटिवेशन है ना दो टाइप की हो सकती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। मैं आपको मोटिवेशन का टॉपिक भी कराऊंगी, ठीक है। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हम उसको बोलते हैं जब आप है ना कोई चीज़ खुद करना पसंद करते हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, मुझे है ना पढ़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं इसके लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ। लेकिन अगर ये चीज़ है ना मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये काम है, जॉब का पार्ट है, जैसे आपको है ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन आप उसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाओ, तो आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। लेकिन आप है ना किसी चीज़ को इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको खुशी देती है, अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। तो जो सारे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर है ना लर्निंग की है ना क्षमता होती है, ठीक है, बाय बर्थ होती है। तो इसमें है ना बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर जो है वो इसका करेक्ट रीजन है, ठीक है। सारे बच्चों के अंदर है ना इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं वो सीखने के लिए, और सीखने की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है। आप कहोगे कि कुछ बच्चे तो होते हैं मैम जिनको सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं होता है, जिनको पढ़ाई करना पसंद नहीं होता, लेकिन वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो रेडी है ना। हो सकता है उन्हें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद ना हो, लेकिन लर्निंग जो है ना वो सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं है, ठीक है। आप अपनी डेली लाइफ में जो बातें सीखते हो, लर्निंग जो आपकी हो रही होती है वो सिर्फ हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे जो होते हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए और कैपेबल होते हैं लर्निंग के लिए। और टीचर अगर उनको एक मीनिंगफुल इन्वायरमेंट देगी तो बहुत ही अच्छे से उनकी लर्निंग हो पाएगी। उसके बाद हमारा 20th क्वेश्चन है, ये भी असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप है ना मोर नॉलेजेबल अदर के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो अगर आपने लैब वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ी है, मैंने ये थ्योरी आपको करा रखी है, ठीक है। तो उसमें है ना मोर नॉलेजेबल अदर की बात होती है। मोर नॉलेजेबल अदर वो पर्सन होता है जिसके पास है ना हमसे ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है किसी फील्ड में, जिस फील्ड में हमें हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर आप है ना मोर नॉलेजेबल अदर से
बात करते हो, जैसे कि आपके टीचर्स या फिर आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे, तो उससे ना आपको नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलते हैं जो आपकी फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को इम्प्रूव करती है। तो इसका रीजन उन्होंने दिया कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का की कंपोनेंट है। ठीक है, आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ये सही बात है। क्यों? क्योंकि आप सीखते हो ना, आप दूसरों से कैसे सीखते हो। लेव वाइगोस्की की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो उनकी थ्योरी कहती यही है, उसका नाम ही सोशियो कल्चरल थ्योरी, क्योंकि वो मानते थे कि आप है ना सोसाइटी से, लैंग्वेज से, कल्चर से बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, जब आप अपने मोर नॉलेजेबल अदर से बात करते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में आप अपने बड़ों से बात करते हो या फिर समटाइम आप अपने क्लासमेट से बात करते हो और वो आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, आपकी स्किल्स इंक्रीज होती है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, लर्निंग और डेवलपमेंट में। लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज, ये वो 4 थ्योरीज है जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको जो पहले 15 क्वेश्चन कराया उसमें आपने देखा है शुरू के 10 क्वेश्चन जो थे ऑलमोस्ट वो सब थ्योरीज से आए थे, इन 4 थ्योरीज से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तो उन्होंने बोला असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है जब आप किसी भी क्लास में जाते हो तो थोड़े दिन के बाद है ना आपका टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट क्यों होता है, आपका असेसमेंट किया जा रहा है, आपका आकलन किया जा रहा है कि आपने ना कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो आकलन का है ना एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है, मैं ना फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता तो हम समेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मेटिव टेस्ट जब आपके लिए जाते हैं तो वो क्यों लिए जाते हैं, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी स्टैंडर्ड या बेंचमार्क से कंपेयर कर सके, आपको फीडबैक दिया जा सके, स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया जा सके ताकि वो अपनी लर्निंग को सुधार सके। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट को आप आइडेंटिफाई कर सके क्लास में जो स्लो लर्नर्स हैं, जो बहुत ही धीरे सीखते हैं किसी चीज़ को, और या फिर है ना हम बच्चों की परफॉर्मेंस को असाइन कर सके और उनको ग्रेड दे सके। तो अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ी है, आजकल हमारा जो सारा फोकस है ना वो बच्चों की लर्निंग पे है। ये ग्रेड्स देना, कंपेयर करना, कंपटीशन प्रमोट करना, किसी को स्लो लर्नर डिफाइन करना, ये सब हमारे गोल्स है ही नहीं। ठीक है, तो बेंचमार्क से कंपेयर करना बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, कैटेगराइज करना, किसी को कैटेगराइज करना स्लो लर्नर में, गिफ्टेड चाइल्ड में, ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं, क्योंकि इससे ना बहुत ही नेगेटिव लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है इसका आंसर। और ग्रेड्स असाइन करना ही सिर्फ हमारा इतना छोटा वो नहीं है हमारा आकलन का। ठीक है, तो हम है ना ये चाहते हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम ना बच्चों को बता सके कि ये बात समझने में ना आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि टीचर का एफर्ट कम है तो टीचर आपको वो चीज़ समझाएगी। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई है तो आपके पीयर्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो टाइमली फीडबैक हम बच्चों को दे सके, उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो सके, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का गोल। उसके बाद उन्होंने 22 क्वेश्चन पूछा कि कौन सी एज में है ना हम बच्चों को ऐसे गेम में एंगेज कर सकते हैं जहाँ पे है ना जोक्स और रिडल्स हो, जिनमें है ना वर्ड्स की बात हो रही हो। ठीक है, यानी कि आप है ना प्ले कर रहे हो वर्ड्स पे। तो 7 ईयर्स, 3 ईयर्स, 12 ईयर्स, 1 ईयर। देखो 1 ईयर का बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है, वो ठीक से बोलना भी नहीं सीखता, तो उसको तो हम ये नहीं देंगे। उसके बाद आता है 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का बच्चा बोलने लग जाता है, लेकिन फिर भी हम है ना उसे वो जोक्स एंड रिडल्स एंड प्ले समझ पाए इतना मैच्योर हम उसे नहीं मानते। ठीक है, लेकिन जो 7 ईयर का बच्चा होता है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज होती हैं, तो 7 ईयर इसका आंसर सबसे अप्रोप्रिएट है। उसके बाद है 23rd क्वेश्चन। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए जो टीचर्स वर्क कर रहे होते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए। करिकुलम अडेप्टेशंस क्रिएट करनी चाहिए, डाइवर्स पर्सपेक्टिव इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, अपने इम्प्लिसिट बायस को एग्जामिन करना चाहिए, डाइवर्सिटी को एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, ऑब्स्टिकल की तरह देखना चाहिए। तो आपको पता है इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है, इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग होता है टू इंक्लूड ऑल। ठीक है, ये ऐसे क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पर ना हम कोई भी डिफरेंस नहीं देखते, ना हम जेंडर का डिफरेंस देखते हैं, ना हम ये देखते हैं कि कौन डिसेबल है, कौन डिफरेंटली एबल्ड है, कौन बड़े घर से आता है, कौन छोटे घर से बिलोंग करता है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि किसी भी बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग ही होता है टू इंक्लूड ऑल। ठीक है, जब है ना हम एक ब्लाइंड बच्चे को एक स्पेशल स्कूल में नहीं डालेंगे, एक नॉर्मल क्लासरूम में ही उसे पढ़ाएंगे, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम्स। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन डाइवर्सिटी को एज अ ऑब्स्टिकल देखना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, बाधा नहीं होती है। डाइवर्सिटी जो है आपके अंदर जो डिफरेंट विभिन्नता है, आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये बाधा नहीं है, ये सीखने में आपकी सहायता करता है।
उसके बाद 24th क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ऑटिज्म के बारे में। तो उन्होंने बोला कि एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है उसके अंदर आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की उसकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, यानी कि बातचीत करने में बहुत अच्छा होगा। बार बार है ना एक वर्ड को रिपीट कर रहा होगा, रिकरिंग बिहेवियर कर रहा होगा, यानी कि एक ही बात को रिपीट करता रहेगा। उसके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी होगी फिक्शन को फैक्ट से डिफरेंशिएट करने की, यानी कि अगर आप उसे एक झूठी कहानी सुना रहे हैं और फैक्ट बता रहे हैं तो वो आराम से उन्हें पहचान पाएगा कि कौन सी झूठी कहानी है और कौन सा फैक्ट है। और बहुत ही एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोकेटी दिखाएगा, यानी कि ना सोशली इमोशनली बहुत ही मैच्योर है। ठीक है, तो अगर आपने ऑटिज्म के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी डिजीजेस हमें पढ़नी है, उनमें से एक डिजीज है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ना बच्चा बहुत ही कम्युनिकेशन स्किल है ना बहुत कम होती है उसकी, क्योंकि वो ज़्यादातर बात करना पसंद नहीं करता है। स्वालीनता बोलते हैं इस बीमारी को हिंदी में। ठीक है, ये बच्चा क्या करता है, ये रिपीट करता रहता है। अगर आपने ना माय नेम इज खान मूवी देखी है तो आपने देखा है उसमें शाहरुख खान बार बार रिपीट करता रहता है माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उस मूवी में डिपिक्ट किया गया है कि शाहरुख खान को ऑटिज्म नाम की डिजीज है। ठीक है, तो ऐसा इंसान क्या करता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके अंदर, लेकिन वो सबसे बात करना पसंद नहीं होता, तो उसे हम हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल नहीं कह सकते। सुपीरियर एबिलिटी नहीं होती है डिफरेंशिएट करने की, और सोशियो इमोशनल रेसिप्रोकेटी तो बहुत कम होती है। ठीक है, अगर आप ऑटिज्म वाले बच्चों के ऊपर वीडियोस देखेंगे ना यूट्यूब पर भी, तो अगर आप जाके उन्हें हक करेंगे ना, वो बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं एकदम से। वो ऐसे हो जाते हैं कि ये इंसान मुझे हक क्यों कर रहा है, ठीक है, ये मेरे से बात क्यों कर रहा है। ऐसे लोग है ना बहुत ही अलग रहना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग जिनके साथ वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, उनकी फैमिली और उनके कुछ दोस्त, बस उन्हीं के साथ वो इमोशनल कनेक्टिविटी दिखाते हैं। समटाइम उनके साथ भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऑटिज्म को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप देखोगे वो बच्चे है ना रिपीट कर रहे होते हैं, बिहेवियर रिपीट कर रहे होते हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे तक होते हैं कि वो है ना अपना ब्रेकफास्ट तक रिपीट करते हैं, यानी कि उन्हें अगर अंडा खाना पसंद है तो वो डेली अंडा ही मांगेंगे ब्रेकफास्ट में। ठीक है, उसके बाद 25th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जांपल है। तो अगर आपने है ना एक रेक्टेंगल पेपर पे बनाया और उसको है ना उसको आप कट कर रहे हो, ठीक है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल को दिखा रहा है। आपने एक सर्कल बनाया है पेज पे, उसको आप कट कर रहे हो, ये ग्रॉस मोटर स्किल है। आप है ना बुनाई कर रहे हो, निटिंग कर रहे हो, ये है, और स्विमिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो जब आप है ना सीजर से कुछ भी कट करते हो तो आपको देखा ना कितनी बारीकी का काम है, तो वहाँ पे है ना हमारी ग्रॉस मोटर स्किल नहीं फाइन मोटर स्किल यूज हो रही है। तो पहले दो एग्जाम्पल, मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। बुनाई जब आप करते हो, तो अगर आपने कभी अपनी मम्मी को या अपनी फैमिली में किसी को बुनाई करते हुए देखा है तो आपको पता है ना वो भी बहुत बारीकी का काम है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कि आपको कैसे मूव करना है। लेकिन जो जब हम स्विमिंग करते हैं, जब हम तैराकी करते हैं, तो हमारे हैंड लेग्स का मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, और उसमें कौन सी स्किल हम यूज कर रहे होते हैं, हमारी ग्रॉस मोटर स्किल हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, स्विमिंग। कितना इजी क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करते हैं। डिफरेंशिएशन दिखाता है फिजिकल ग्रोथ, और इंटीग्रेशन दिखाता है डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सिफेलोकॉर्डल होते हैं, यानी कि सबसे पहले आपके सर से लेके धड़ की तरफ जाना, सिफेलोकॉर्डल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सर से शुरू कर रहे हैं और पैरों की तरफ जा रहे हैं, तो ये सिफेलोकॉर्डल होता है। और जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, इनर टू आउटर होती है। पहले आपकी इनर ग्रोथ हो रही होती है, देन फिर वो आउटर की तरफ मूव कर रही होती है। ठीक है, तो फिजिकल ग्रोथ, आपको पता है ये जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। आपको इसमें प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ना एक इक्वेशन होती है। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ता है, तो क्या होती है वो इक्वेशन, वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। उसके बाद 27th क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ आपकी क्या होती है, फिर आपकी थिंकिंग क्या होती है, और मिडिल चाइल्डहुड में आपकी ग्रोथ कैसी होती है और आपकी थिंकिंग कैसी होती है। तो इन्होंने बोला अर्ली चाइल्डहुड में आपकी ग्रोथ स्लो होती है। तो आपको पता है इन्फेंसी में हमारी ग्रोथ है ना बहुत फास्ट हो रही होती है, अर्ली चाइल्डहुड में हमारी ग्रोथ स्लो नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ना स्लो वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो समहाउ हम उसे स्टेडी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा है ना थोड़ा ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, और मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ है ना थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन जो थिंकिंग होती है वो ईगोसेंट्रिक नहीं होती है, वो बहुत ही लॉजिकल होती है। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा बहुत ही लॉजिक के साथ बात करने लग जाता है। तो इसका आंसर है फोर्थ, कि
अर्ली चाइल्डहुड में आपकी ग्रोथ जो होती है वो स्टडी होती है, थिंकिंग जो होती है वो ईगो सेंट्रिक होती है। समवाय बहुत छोटा बच्चा होता है ना, वो थोड़ा ईगो सेंट्रिक होता है, उसको ऐसा लगता है मेरी बात क्यों नहीं समझ, आपने देखा ना, जिद करता रहता है। लेकिन मिडिल चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। और फिर एडोलेसेंस में अचानक से फिर से आपकी फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपकी थिंकिंग जो है मिडिल चाइल्डहुड में वो बहुत ही लॉजिकल होती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है ना, आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कि ईगो सेंट्रिक मिडिल चाइल्डहुड में हो ही नहीं सकती, तो ईगो सेंट्रिक वाले दोनों ऑप्शन तो आप वैसे ही कट कर देते। ठीक है, उसके बाद है ना 28 क्वेश्चन है, वो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके है ना स्टूडेंट की अपनी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आपकी थिंकिंग है ना वर्ब्स के बारे में कैसे चेंज हुई है जब से क्लास शुरू हुई है। ठीक है, उसके बाद है ना आप है ना वर्ब को प्रेजेंट टेंस में चेंज कर सकते हो क्या, नाउन और वर्ब्स के बीच में क्या रिलेशन है, और वर्ब की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, वर्ब की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस कभी भी हमारी रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग इन सबको इंप्रूव नहीं करते, तो ये वाला तो एलिमिनेशन में ही चला गया। उसके बाद है ना अगर आप नाउन एंड वर्ब्स के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहे हो, ये भी थोड़ा रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है ना, तो इनमें सबसे बेटर जो हमारे लिए है वो है कि आपकी थिंकिंग कैसे बदली है वर्ब्स के बारे में जब से क्लास शुरू हुई है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, जब से आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या पता चला है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और अगर पढ़ना है तो उनमें से भी क्या पढ़ना है। ठीक है, किस बात पे मेरा फोकस होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही पता चलता है ना। उन्होंने बोला है कि 29 क्वेश्चन है कि इनमें से ना इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है फेलियर का, यानी कि आपने सोचो आपने कोई टेस्ट दिया था, आप उसमें फेल कर गए हो, तो इसमें से कौन सी बात है ना इंटरनल है। ठीक है, आपके आंतरिक है इनमें से कौन सी बात। ठीक है, मैं टेस्ट में इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे फ्रेंड जो है वो क्लास में मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मुझे अच्छे नंबर इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो टीचर है वो बायस्ड है, वो मुझे पसंद ही नहीं करती, तो हमेशा मुझे गंदे नंबर देती है। मुझे नंबर गंदे इसलिए मिले क्योंकि टीचर है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो हमेशा ही नंबर काट लेती है। मैंने टेस्ट में मैं इसलिए फेल हो गया हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या होते हैं। इंटरनल एट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो है ना आंतरिक है, जिसमें है ना आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी वजह से जो चीज़ें हुई है। ठीक है, कोई और बाहरी कारण नहीं होता उनका। एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो बाहरी है, जिसमें ना आपका कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, जैसे कि सोचिए उस दिन है ना बहुत तेज बारिश हो गई और आप टेस्ट देने पहुंच ही नहीं पाए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना, नेचर की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अगर टीचर बहुत ही बायस्ड है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन इन्होंने पूछा, तो इसका आंसर है कि मैं टेस्ट में इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, फिर से असर्शन एंड रीजन वाला। ठीक है, तो उन्होंने असर्शन दिया है कि बहुत ही छोटी एज में है ना बहुत सारे कल्चर्स में क्या होता है, लड़कियां जो है वो डॉल से खेलती हैं और जो लड़के होते हैं वो कार से खेलते हैं। तो उन्होंने इसका रीजन दिया है कि ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे है ना ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पर्टिकुलर कल्चर में ना ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को डॉल से खेलना चाहिए और लड़कों को गाड़ियों से खेलना चाहिए। तो दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, ए सही है बट आर गलत है। A and R both true but R is not the correct reason. Both A and R true and R is the correct explanation of A. तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है पहली बात तो, और ऐसा इसीलिए होता है ना, आप है ना सब कुछ जो सीखते हैं उसमें ना आपकी फैमिली का, आपके कल्चर का बहुत ही रोल प्ले किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल को ना ऐसा देखिए, सोचिए आपके घर में है ना जब भी कोई काम कराया जाता है, ठीक है, तो आपकी बहन से भी कराया जाता है और अगर आप भाई है आपसे भी कराया जाता है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये पर्टिकुलर काम एक लड़की को करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे ना सारा किचन का जो वर्क होता है वो सिर्फ लड़कियों से कराया जाता है। इसलिए आपने देखा उनके जो ब्रदर्स होते हैं वो भी ऐसा बोलते हैं ये लड़कियों का काम है, चाय बनाना लड़कियों का काम है, खाना बनाना लड़कियों का काम है, ये काम लड़कियों का होता है, बाहर जाना लड़कों का काम है। ये सारी बातें है ना बच्चों की गलतियां नहीं होती, इन सब में हमारी गलतियां होती है क्योंकि हम बोल रहे होते हैं, वो हमें देख रहे होते हैं, हमें कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने घर में अपनी बहन से भी काम कराऊंगी और अपने भाई से भी काम कराऊंगी तो उन दोनों में से किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम लड़कों का होता है या ये काम लड़कियों का होता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर काम में एक पर्टिकुलर जेंडर को असाइन किया करूंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये काम सिर्फ लड़कों को करना चाहिए, ये काम लड़कियों को करना चाहिए। आपने देखा है कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि बाहर का जो भी काम होता है, मार्केट का जो भी काम होता है वो लड़के करते हैं, ठीक है, सिर्फ लड़कों को ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ये सब कुछ है ना हम अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं, अपने कल्चर से सीख रहे होते हैं। ठीक, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा अगस्त का जो पेपर था पेपर 1 उसके 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं।